नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये वीडियो लेक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है हमारे थियरी लेक्चर्स के मुकाबले। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटॉमी और जो ऑटोमोबाइल क्लचेस है उसके रिगार्डिंग थोड़े से एमसीक्यूज यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरी ये आपको एडवाइस है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन ज़रूर लेके रखें। तो जब आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर एमसीक्यू जो है वो डिस्प्ले हो तब आप उसका आंसर अपनी तरफ से भी नोट डाउन कर सकें। और जब यहाँ पर मैं वो एमसीक्यू आपको सॉल्व करवाऊँ तो एंड में आप क्या कर सकते हैं कि आपका आंसर और मेरा आंसर आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, और उसके बाद में आप सेल्फ असेसमेंट अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें कहा गया है टू अवॉइड बाइंडिंग ऑफ कोन्स इन अ कोन क्लच कोन एंगल शुड बी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो कोन क्लच होता है उसमें कोन्स का जो बाइंडिंग होता है वो हमें प्रिवेंट करने के लिए जो कोन एंगल है वो क्या होना चाहिए। नीचे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, 20 डिग्री होना चाहिए, ग्रेटर देन 20 डिग्री होना चाहिए, लेस देन 20 डिग्री होना चाहिए और 0 डिग्री मीन्स कोन एंगल होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है और फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारा गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि कोन एंगल जो है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। अभी हम बात करें, यहाँ पर दो ऑप्शन हमें सही दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, पर हमें उसमें से भी एक पिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने थियरी लेक्चर में बताया था कि जो कोन एंगल है उसमें दो तरफ से फोर्स लगते हैं। एक तो है वो नॉर्मल फोर्स है जो क्लैंपिंग फोर्स के नाम से भी हम जान सकते हैं कि जो क्लैम्प करता है दोनों कोन्स को, और एक जो है वो एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगता है एंगेजिंग और डिसएंगेज करने के लिए कोन क्लच को। तो यहाँ पर अगर हमारा जो कोन एंगल है वो ग्रेटर देन 20 रहेगा तो जो एक्सियल फोर्स है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसकी वजह से जो डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोन क्लच का कोन एंगल ग्रेटर देन 20 डिग्री रहेगा तो हमें जो क्लच ऑपरेशन में है वो आसानी रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर देन 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। उसके बाद में हम एमसीक्यू नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। इन अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच द फोर्स विथ विच द शू प्रेसेस अगेंस्ट द ड्रिवन मेंबर इज दी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दी स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पर आपको बताया गया है कि दो प्रकार के फोर्स है वो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल शू है उसके ऊपर लग रहे हैं। कौन कौन से दो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो है वो निचले की डायरेक्शन में होगा, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपर डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीचे का जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो टेंशन फोर्स है हमने बात की थी, अगर आपने ये वीडियो लेक्चर देखा हो पार्ट 2 का तो उसमें हमने बात की थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो निचले की ओर लगेगा और जो टेंशन फोर्स है वो अपर डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो जब भी कोई फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो हमें जो नेट प्रोडक्ट मिलती है वो कब से मिलती है, जब हम उनका सब्सट्रैक्शन लेते हैं, यानी कि C माइनस अगर T करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस स्प्रिंग फोर्स करेंगे, तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा एक्चुअल फोर्स होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या हमें समेशन करना चाहिए, क्या डिवीजन करना चाहिए, क्या मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए और डिफरेंस लेना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, डिफरेंस लेना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 3 की। यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 3 में आप पढ़ सकते हैं, अ क्लच इज यूजुअली डिजाइन टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क विच इज। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्लच की जब भी हम डिजाइन करते हैं, चाहे वो मल्टीप्लेट क्लच हो, सिंगल प्लेट क्लच हो, कौन क्लच हो, तभी हमें क्या करना चाहिए कि जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू दी मैक्सिमम इंजन टॉर्क, यानी कि जितना इंजन जो है वो टॉर्क पावर प्रोड्यूस करता है उतना ही होना चाहिए। उसके बाद में 80% ऑफ द मैक्सिमम इंजन टॉर्क, यानी कि 80% होना चाहिए मैक्सिमम इंजन टॉर्क का, या फिर 150% होना चाहिए। और उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो जब भी कोई डिज़ाइन करता है क्लच की तो वहाँ पर क्या होता है कि अनइवन लॉसेस जो है वो होने की वजह से कई बार क्या होता है कि प्रॉपर क्लैंपिंग नहीं हो पाता है स्प्रिंग की वजह से। कई बार क्या होता है कि जो क्लच प्लेट की फेसिंग्स है वो वियर आउट होने की वजह से पूरा का पूरा जो टॉर्क है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। तो अगर हम क्या करेंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है कि अगर हम 100% टॉर्क जो है वो कंज्यूम करने के लिए डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा कि अगर उसकी एफिशिएंसी, जो टॉर्क ट्रांसमिट करने की क्लच की एफिशिएंसी अगर 80% होता है तो क्या होगा कि जो हमारा टॉर्क यानी कि 20% जो है वो हमें टॉर्क का लॉस देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि परंतु यहाँ पर जो डिज़ाइन में क्या होता है कि डिज़ाइन में 150% ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए
हमें किसी भी क्लच का जो है वो डिज़ाइन कर लेना चाहिए। यानी कि जब भी आप 50 न्यूटन मीटर टॉर्क ट्रांसफर करने के लिए क्लच की डिज़ाइन करते हैं तो आपको उसके लिए 75 न्यूटन मीटर की थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करनी होगी। यानी कि जब भी आप 75 न्यूटन मीटर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे क्लच की, तो वो जब भी उसकी एफिशिएंसी कम होगी तो वो 50 न्यूटन मीटर टॉर्क तो आपका ट्रांसफ़र कर ही देगा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन आएगा MCQ नंबर में सी। उसके बाद में हम बात करेंगे MCQ नंबर 4 की। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर क्लच फेसिंग इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं पॉइंट नंबर 1, 0.4, 0.8 एंड 1.8। तो यहाँ पर ये देखिए मित्रों कि ये जो ऑप्शन है उसमें से आपको ऑप्शन जो याद रखने होंगे, क्योंकि आपको जो है वो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू है ऑन एन एवरेज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब भी हम फ्रिक्शनल लाइनिंग लेते हैं फ्रिक्शनल फेसिंग के लिए तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 के आसपास ही रहना चाहिए। ओके, तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा पॉइंट नंबर 4। उसके बाद में हम देखेंगे MCQ नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सियल फोर्स एट द क्लच विच अ ड्राइवर कैन अप्लाई वाइल ड्राइविंग विदाउट गेटिंग फटीग इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब भी आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो आपको क्लच पेडल पे कितना प्रेशर लगाना चाहिए, यानी कि कितना फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं बार बार, कि जिसकी वजह से आपको ड्राइविंग में फटीग की जो महसूस ना हो। तो उसके लिए नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 500 न्यूटन और 5000 न्यूटन। तो यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा याद रखना होगा कि जो ऑप्शन नंबर बी है 100 न्यूटन वो हमारा राइट आंसर आएगा, कि जब भी कोई ड्राइवर 100 न्यूटन जितना फोर्स जो है वो अप्लाई करता है तो उसको ड्राइविंग में फटीग नहीं आता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 6 में उसमें दिया गया है द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विच द क्लच फेसिंग कैन विथस्टैंड बीइंग डैमेज इज अबाउट। यहाँ पर कहा गया है कि जो क्लच की फेसिंग होती है वो मैक्सिमम कितना प्रेशर है उसके ऊपर सह सकती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 10 पास्कल, 100 पास्कल, 10 किलो पास्कल और 100 किलो पास्कल। तो यहाँ पर जो भी नॉर्मल क्लचेस आपको दिए जाते हैं तो उसका जो मैक्सिमम विथस्टैंड करने की जो प्रेशर की कैपेसिटी होती है वो 100 किलो पास्कल होती है। तो यहाँ पर जब हम देख ऑप्शंस में से तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा 100 किलो पास्कल। तो यहाँ पर ये जो दो MCQ है आपको थोड़े से जो है वो वैल्यूएबल है, क्योंकि आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे MCQ नंबर 7 की। उसमें आपको कहा गया है द पार्ट ऑफ विच कवर असेंबली दैट होल्ड्स द प्रेशर प्लेट अगेंस्ट द क्लच प्लेट आर। यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो प्रेशर प्लेट है उस पे प्रेशर लगाने का काम कौन सा पार्ट करता है क्लच में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्ट्रट्स, तो वो तो नहीं आएंगे, रिलीज लीवर वो भी नहीं आएगा, थ्रो आउट बेरिंग, तो जो थ्रो आउट बेरिंग है वो पेडल का फोर्स जो है वो ट्रांसमिट करने का काम करता है, वो प्रेशर क्लच प्लेट पर नहीं लगाता। तो अंतिम ऑप्शन आएगा अपना स्प्रिंग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेलिकल स्प्रिंग्स प्रेशर प्लेट के पीछे अप्लाई हुई होती है वो पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर प्लेट के ऊपर, यूनिफॉर्म प्रेशर वहां पर लगाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंग्स जो है वो प्रेशर प्लेट के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर लगाती है। उसके बाद में MCQ नंबर 8 देखें तो MCQ नंबर 8 में आपको कहा गया है थ्रो आउट बेरिंग, और उसे थ्रस्ट बेरिंग के नाम से भी जाना जाता है, शुड कम इनटू कांटेक्ट विद द रिलीज लीवर्स वेल। यहाँ पर आपको कहा गया है कि जब भी आप क्या प्रोसेस होती है उसमें थ्रो आउट बेरिंग जो है वो रिलीज लीवर के साथ जो है वो कांटेक्ट में आता है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है व्हीकल इज रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जब भी आपका व्हीकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी कहा गया है व्हीकल इज इन द रेस्ट कंडीशन, यानी कि जब भी आप व्हीकल जो है वो रेस्ट कंडीशन में है। उसके बाद में कहा गया है क्लच पेडल इज प्रेस्ड, यानी कि जब भी आप क्लच पेडल प्रेस करते हैं तभी आता है। और या फिर ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि व्हीकल इज रनिंग एट वेरी स्लो स्पीड, यानी क्या कहा गया है कि जब भी आपका व्हीकल स्लो स्पीड में चलता है तभी जो है वो थ्रस्ट बेरिंग है वो रिलीज लीवर के साथ आता है, ये सब भी आपको कहा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप क्लच पेडल पर प्रेस करते हैं तो ये रिलीज लीवर पर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये रिलीज लीवर फोर्स जो है वो किसको ट्रांसमिट करेगा, थ्रू आउट बेरिंग को, यानी कि थ्रस्ट बेरिंग को। तो जब भी आपने क्लच डिसएंगेज करने के लिए पेडल पर फोर्स लगाया है, एक्सर्ट किया है, तो क्या होगा, वहाँ पर थ्रस्ट बेरिंग और रिलीज लीवर हमारा कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है क्लच पेडल इज प्रेस्ड, वो आपका सही ऑप्शन आएगा।
उसके बाद में हम देखेंगे एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में आपको कहा गया है डिक्रीज्ड स्टिफनेस ऑफ क्लच स्प्रिंग विल डिक्रीज दी। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपके जो हेलिकल स्प्रिंग्स होते हैं वो आप जब सिंगल प्लेट या फिर मल्टीप्लेट क्लच में आप जब यूज करते हैं तो उसकी अगर स्टिफनेस को डिक्रीज कर दिया जाए तो उसका क्या असर होगा क्लच प्लेट के ऊपर, यानी कि प्रेशर प्लेट के ऊपर। तो वहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका एक्सियल लोड, यानी कि एक्सियल लोड जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में आपको कहा गया है क्लैंपिंग लोड, उसके बाद में आपको कहा गया है थ्रस्ट लोड और उसके बाद में आपको कहा गया है रेडियल लोड। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो सही नहीं बैठता है, क्योंकि एक्सियल लोड जो है तब लगता है जब आप क्लच पेडल को प्रेस करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो मेन काम था, यानी कि जो मेन वर्क था स्प्रिंग यूज करने का, वो क्या था कि यूनिफॉर्म प्रेशर क्रिएट करना प्रेशर प्लेट के ऊपर, कि जो वो प्रेशर प्लेट है वो यूनिफॉर्म प्रेशर किस पे क्रिएट कर सके, क्लच प्लेट पे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या होएगा कि जो हमें क्लैंपिंग फोर्स जो है वो क्रिएट करने का काम यहाँ पर हमारी स्प्रिंग करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर आएगा क्लैंपिंग फोर्स, यानी कि जब भी आप स्प्रिंग्स का यूज करते हैं तो वहां पर क्लैंपिंग लोड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर आप उसकी स्टिफनेस में डिक्रीमेंट लाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट ऑप्शन आएगा क्लैंपिंग लोड। उसके बाद में एमसीक्यू नंबर अगर 10 की ओर आगे बढ़े तो उसमें लिखा गया है क्लच फेसिंग आर जनरली अटैच टू द प्लेट बाय। यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो क्लच फेसिंग्स होती है, फ्रिक्शनल फेसिंग की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से क्लच प्लेट के ऊपर किस मटेरियल से जो है वो जोड़ा जाता है, यानी कि कौन कौन से जो है वो पार्ट्स यूज किए जाते हैं। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्टील रिवेट्स, एल्यूमिनियम स्क्रूज, स्टील स्क्रूज और ब्रास रिवेट। तो यहाँ पर अगर आपने जो ऑटोमोबाइल क्लचेस का पार्ट 2 नहीं देखा है तो हमने वहाँ पर बात की थी कि जो क्लच फेसिंग्स है वो रिवेट्स के साथ जो है वो दोनों तरफ से कंबाइन यानी कि जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर डी है वो उसमें से ही कोई जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। तो उसमें से अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए और डी में, तो वहाँ पर मैंने स्पेसिफाई भी किया था कि जो रिवेट्स हम यूज करते हैं वो ब्रास मटेरियल के होने चाहिए। किसके? ब्रास मटेरियल के होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रास रिवेट से उससे जो है वो क्लच फेसिंग दोनों तरफ से जोड़ी जाती है। किस पे? क्लच प्लेट के ऊपर। उसके बाद में हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 11 की। कंपेयर्ड टू द फ्रेम कंस्ट्रक्शन द यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल इज इकोनॉमिकल। यहाँ पर अगर आपको एमसीक्यू जो है वो समझाने की कोशिश करूँ तो उसमें कहा गया कि हम जब दो कंस्ट्रक्शन जो है हमने सीख लिए एनाटॉमी ऑफ व्हीकल्स में, एक था हमारा फ्रेम कंस्ट्रक्शन और दूसरा था हमारा यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन। तो उसमें क्या होता था कि जो यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन है उसमें फ्रेम, चेसिस और जो बॉडी है वो तीनों एक साथ कंबाइंड रहते थे। तो यहाँ पर वो जब इकोनॉमिकल कब रहते हैं उसमें से आपको ऑप्शन जो वो सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि ऑलवेज जो है वो यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के मुकाबले इकोनॉमिकल है। उसके बाद में कहा गया कि कभी भी नहीं। उसके बाद में कहा गया कि जब आप मास प्रोडक्शन करते हैं किसी भी व्हीकल का यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन के साथ तो वो है वो फ्रेम कंस्ट्रक्शन के मुकाबले इकोनॉमिकल है। जब भी आप यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन का मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूनिफॉर्म प्रोसेसेस देखने को मिलेगी। जब आपको यूनिफॉर्म प्रोसेसेस देखने को मिलेगी तो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा जो प्रोसेस के लिए वो कम हो जाएगा और उसके साथ साथ जो क्वालिटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी और उसके साथ साथ आपका जो वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, मास प्रोडक्शन जब भी हम करते हैं यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन के साथ तो वो हमेशा फ्रेम कंस्ट्रक्शन के मुकाबले हमें इकोनॉमिकल पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना राइट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर एमसीक्यू नंबर अगर हम 12 देखते हैं तो उसमें लिखा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, यानी कि जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है वो किस पावर प्लांट किससे चलते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, स्टीम इंजिन से चलते हैं, नहीं वो तो नहीं है। उसके बाद में हम देखेंगे गैस टर्बाइन, नहीं गैस टर्बाइन तो यहाँ पर यूज ही नहीं होता है। उसके बाद में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, आईसी इंजन। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। आईसी इंजन है वो पेट्रोल है या फिर डीजल है, कोई भी हो, आईसी इंजन से जो है वो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स चलते हैं। तो हमारा पावर प्लांट जो है वो ऑटोमोबाइल्स का आईसी इंजन ही है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको एमसीक्यू नंबर 13 में कहा गया है द एग्जाम्पल ऑफ सलून कार इज होंडा सिटी, टाटा ट्रक, ग्रैंड आई-10 और ओमनी। यहाँ पर जब हम बात करेंगे होंडा सिटी की तो होंडा सिटी है वो एक प्रॉपर सलून कार है। उसमें आप देखें तो जो ट्रंक का एरिया है वो कंपार्टमेंट यानी कि पैसेंजर के एरिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जब भी ऐसे कोई हमें कार दिखती है तो उसे हम सलून कार की कैटेगरी में डालते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है एनाटॉमी ऑफ व्हीकल्स हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप वो ज़रूर से देख सकते हैं क्योंकि जो वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन नंबर सुनाया जाए तो ऑप्शन नंबर है ए,
होंडा सिटी को जो है वो मोस्ट ऑफ पीपल ने देखा ही होगा। तो उसमें क्या है कि जो ट्रंक का पार्ट है यानी कि जो लगेज स्पेस है वो पैसेंजर स्पेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होंडा सिटी है उसे हम सलून कार की कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसके बाद में MCQ नंबर 14 की ओर आगे बढ़े, उसमें लिखा गया है द एग्जाम्पल ऑफ हैचबैक कार, यानी कि सलून कार और हैचबैक कार में डिफरेंस क्या होता है। सलून कार जो होती है उसमें मैंने जैसे आपसे कहा कि लगेज स्पेस है और पैसेंजर स्पेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो एक साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। पर यहाँ पर हैचबैक कैटेगरी में क्या होता है कि हैचबैक कैटेगरी में स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट यानी कि साइज जो है वो कॉम्पैक्ट होता है कार का, तो उसकी वजह से जो पैसेंजर स्पेस और लगेज स्पेस है उसको दोनों को मिलाया जाता है। तो आपको थोड़ा सा लगेज स्पेस भी मिल जाएगा और पैसेंजर स्पेस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है, उसमें लिखा है Hyundai Verna है। अगर आपने वो देखी हो तो वो एक सलून कार की कैटेगरी में आती है, उसे हम सेडान भी यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके बाद में टाटा टिगोर है और वो भी एक कॉम्पैक्ट सेडान है, उसे भी हम सलून कार की कैटेगरी में ही डालेंगे। उसके बाद में जो है वो मारुति स्विफ्ट, तो यहाँ पर जो मारुति स्विफ्ट है अगर आपने वो देखी है ध्यान से, उसमें जो है वो पैसेंजर स्पेस और लगेज स्पेस है वो दोनों एक साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम MCQ नंबर 15 की ओर आगे बढ़े, तो वेट ऑफ व्हीकल प्रोड्यूसेस इन द साइड मेंबर्स ऑफ द फ्रेम, यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको MCQ नंबर 15 समझाने की कोशिश करूँ तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर देखिए फ्रेम का जो मेंबर होता है, अगर हम बॉक्स शेप का मेंबर लेते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। बॉक्स शेप का जो ये मेंबर है आपको, अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो है वो कार का आगे का हिस्सा है और यहाँ पर ये जो है वो कार का पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर ये जो है फ्रंट पोर्शन है और यहाँ पर ये जो रियर पोर्शन है। अभी जब भी हम उस पर इंजन, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन या फिर पैसेंजर का व्हीकल का खुद का लोड भी अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको फोर्स इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर इस डायरेक्शन में जो फोर्स देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मेंबर, यहाँ पर ये जो आपको FR यानी कि ये जो साइड मेंबर्स है आपके, उसे हम मेन मेंबर भी कह सकते हैं। तो साइड मेंबर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में थोड़े से डिफ्लेक्ट होंगे और वाई डायरेक्शन को हम वर्टिकल एक्सिस के ओर से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेंबर्स है वो वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन यानी कि उस पर जो स्ट्रेस लगेगा उसके कारण वाई डायरेक्शन में यानी कि आपका वर्टिकल बेंडिंग आपको देखने को मिलेगा, वर्टिकल बेंडिंग। ओके, तो यहाँ पर जो है जब भी आप पैसेंजर या फिर इंजन, सस्पेंशन या फिर व्हीकल का वेट आप साइड फ्रेम पर लगाने की कोशिश करते हैं तो उसका जो है वो वर्टिकल बेंडिंग होगा। तो यहाँ पर अगर आपको पता चल गया होगा अभी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन आएगा कि जब भी वेट ऑफ व्हीकल प्रोड्यूसेस वर्टिकल बेंडिंग इन द साइड मेंबर्स ऑफ द फ्रेम, यानी कि वर्टिकल बेंडिंग आपका राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम देखेंगे MCQ नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। द फ्रेम मे गेट डिस्टोर्टेड टू अ पैरेललोग्राम शेप ड्यू टू, यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो आपकी फ्रेम होती है वो कब जो है वो पैरेललोग्राम शेप में आ जाती है। जब आपके पास कार जो है वो कोई सी भी नई कार हो तो उसका जो पैरेललोग्राम का शेप जो है यहाँ पर नहीं होता है, उसका जो फ्रेम का शेप होता है वो ऐसे होता है। अगर हम यहाँ पर किसी भी कार की बात करें तो उसका अगर हम फ्रेम्स देखें तो इस तरह की फ्रेम्स हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो है वो इसका फ्रंट पोर्शन है और ये जो है वो इसका रियर पोर्शन है। तो उसमें क्या होने की वजह से ये जो शेप है वो ऐसा हो जाता है, आपको दिखाता हूँ। ऐसा शेप जो है वो कब आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहना है कि यहाँ पर जो है ये फ्रंट पोर्शन है और यहाँ पर ये जो है वो रियर पोर्शन है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है। तो वेट ऑफ द व्हीकल यानी कि जब भी आप फ्रेम पर वेट ऑफ द यानी कि व्हीकल का खुद का वेट जो है उसके आने से वजह से यहाँ पर ये नहीं हो सकता है, यहाँ पर वर्टिकल बेंडिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे कॉर्नरिंग फोर्स, यानी कि जब भी आप जो है वो व्हीकल को टर्न लेते हैं तो यहाँ पर उसके कारण यहाँ पर जो साइड मेंबर होता है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बेंडिंग फोर्स लगता है। इस डायरेक्शन में अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई किया जाए दोनों मेंबर्स पे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है वो बेंडिंग हमें देखने को मिलेगी। तो वो भी एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। उसके बाद में हम बात करेंगे वेट ऑफ द पैसेंजर। अगर वेट ऑफ द पैसेंजर हम साइड फ्रेम के ऊपर यानी कि फ्रेम के ऊपर अगर डालते भी है तो वहाँ पर भी हमें वर्टिकल बेंडिंग ही देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा कि जब भी आपका कोई व्हीकल यहाँ पर फ्रंट से जब भी टकराएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो थ्रस्ट फोर्स लगने के कारण ये जो राइट हैंड साइड का जो साइड मेंबर है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा और डिसलोकेट हो जाएगा अपनी जगह से। तो उस वजह से क्या होगा कि जो पूरी की पूरी फ्रेम की जो शेप है वो आपको पैरेललोग्राम शेप में दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है व्हील इंपैक्ट विथ रोड ऑब्स्टेकल्स वो अपना सही ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दैट।
उसके बाद में हम देखेंगे एमसीक्यू नंबर 17 की द मोस्ट इफेक्टिव सेक्शन अगेंस्ट द बेंडिंग इज। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोस्ट इफेक्टिव सेक्शन बेंडिंग की, जो डिज़ाइन में यूज़ होगा फ्रेम के लिए। जब भी आप फ्रेम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस पर हमने देखा कि कई ओर से कॉर्नरिंग फोर्स लगता है, विंड स्पीड के कारण विंड जो है वो विंड का फोर्स भी लगता है, उसके बाद में जो है वो पैसेंजर्स का वेट वो भी लगता है, तो उसके कारण वर्टिकल बेंडिंग भी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो उस सब को रेजिस्ट करने के लिए कौन सा जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेस्ट सूटेबल रहेगा आपकी फ्रेम के लिए, वो हमें देखना है। तो जब भी दोस्तों एक याद रखिए कि यहाँ पर जो आपको जितने भी जो है वो क्रॉस सेक्शनल यानी कि जियोमेट्रिकल क्रॉस सेक्शनल दिए गए हैं, उसमें से आप याद रखिए कि स्क्वायर होलो सेक्शन जो होता है उसका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से वो जो है वो विथस्टैंड कर सकेगा किसको, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा है वो बेंडिंग को वो विथस्टैंड कर सकेगा। अभी भी ऑप्शन जो है वो देखें तो ऑप्शन नंबर ए है रेक्टेंगुलर बार, ऑप्शन नंबर 2 है राउंड बार, ऑप्शन नंबर सी है होलो ट्यूब और ऑप्शन नंबर डी है स्क्वायर होलो सेक्शन। तो यहाँ पर जैसे हमने बात मशीन डिज़ाइन के एस्पेक्ट से कि जो स्क्वायर होलो सेक्शन है वो जो है वो बेंडिंग के सामने अच्छा परफॉर्म कर लेता है होलो ट्यूब, राउंड बार और रेक्टेंगुलर बार के मुकाबले। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे, स्क्वायर होलो सेक्शन जो है वो सही ऑप्शन आएगा यहाँ पर। उसके बाद में एमसीक्यू नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 18 में आपको कहा गया है कुशनिंग स्प्रिंग इन क्लच प्लेट रिड्यूसिस। यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो कुशनिंग स्प्रिंग्स होती है, यहाँ पर आपको जो फिगर है वो ऐसी जो मैंने ड्रॉ की थी उसमें आपको जो है वो रियल लाइफ फिगर में यहाँ पर जो है वो कुशनिंग स्प्रिंग्स थी वो जो है वो पेरिफेरल डायरेक्शन में लगाई गई थी। तो यहाँ पर उसका जो है वो वर्क क्या होता है, व्हीकल स्पीड जो है उसको रिड्यूस करने का, ऐसा तो नहीं है व्हीकल स्पीड जो है उससे रिड्यूस नहीं होगी। ब्रेकिंग पावर को रिड्यूस करने का, ब्रेकिंग पावर है वो उसमें नहीं आती। उसके बाद में जर्की स्टार्ट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी दो रोटेटिंग मेंबर्स यानी कि दो रोटेटिंग शाफ्ट्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर ट्विस्टिंग फोर्स लगता है। तो वो जो ट्विस्टिंग फोर्स है वो एक प्रकार का आपको जर्की स्टार्ट्स देंगे। तो ये जो जर्की स्टार्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने कहा था कि आप अगर टॉर्सनल स्प्रिंग्स का यूज़ करें यानी कि स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं क्लच प्लेट में पेरिफेरी की डायरेक्शन में, तो वहाँ पर आपको जर्की स्टार्ट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो जो टॉर्सनल स्प्रिंग्स है वो टॉर्सनल वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर जर्की स्टार्ट से वो अपना राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 19 के बारे में। एमसीक्यू नंबर 19 में आपसे कहा गया है इन अ सिंगल प्लेट क्लच टॉर्सनल वाइब्रेशंस आर एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन नंबर 18 में मैंने आपको डीपली समझा दिया कि जो टॉर्सनल वाइब्रेशंस है वो कौन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको पता ही है शॉक एब्जॉर्बर है वो नहीं कर पाता, प्रेशर प्लेट है उसका तो ये काम ही नहीं है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी की बात करें क्लच पेडल, तो वो भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कॉइल स्प्रिंग्स जो है वो टॉर्सनल वाइब्रेशंस क्लच में हमारा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद में एमसीक्यू नंबर 20 की ओर बढ़े तो उसमें लिखा गया है इन दी कोन क्लच एक्टिंग ऑन दी कॉन्टेक्ट सरफेस इज ग्रेटर देन। यहाँ पर हमने बात की थी, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर का अगर स्टार्टिंग आपने देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि कोन क्लच में हमने देखा था कि 2 प्रकार के फोर्स जो है वो कोन सरफेस पे लगते हैं, एक जो है वो नॉर्मल फोर्स, एक जो है वो एक्सियल फोर्स। तो उसमें लिखा गया है कि कोन क्लच का प्रॉपर एंगेजमेंट के लिए जब भी कोन क्लच जो है वो एंगेजमेंट कंडीशन में होता है तब कौन सा फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया नॉर्मल फोर्स और एक्सियल फोर्स। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ऐसे ढूंढने होंगे जिसमें नॉर्मल फोर्स और एक्सियल फोर्स ही हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें बेंडिंग फोर्स को इंक्लूड किया गया है, तो वो तो अपना राइट ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसमें कहा गया कि एक्सियल फोर्स और बेंडिंग फोर्स जो है उसके बारे में बात की गई है, तो वो भी राइट ऑप्शन नहीं गया क्योंकि हमें ऐसी पेयर ढूंढनी है उसमें सिर्फ नॉर्मल फोर्स और एक्सियल फोर्स हो। पर अब हमें यह डिसाइड करना है कि नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा एक्सियल फोर्स से या फिर एक्सियल फोर्स ज़्यादा होगा नॉर्मल फोर्स से। तो उसमें हम बात करेंगे कि जो हमने बात की थी, अगर आपने इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 देखा है ऑटोमोबाइल क्लचेस का, तो उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि जब भी कोन क्लच एंगेजमेंट पोजीशन में होता है तो जो नॉर्मल फोर्स होता है यानी कि नॉर्मल फोर्स जो है वो एक्सियल फोर्स से ज़्यादा ही होता है। इसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो प्रॉपर एंगेजमेंट हमें देखने को मिलती है कोन क्लच में। तो यहाँ पर अब हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। इन दी कोन क्लच नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दी कॉन्टेक्ट सरफेस इज ग्रेटर देन दी एक्सियल फोर्स, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स होता है वो एक्सियल फोर्स के मुकाबले ज़्यादा होता है जब भी हम
कौन क्लच को एंगेजमेंट पोजीशन में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम एमसीक्यू नंबर 21 की बात करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 21 है, उसमें आपको कहा गया है टॉर्क डेवलप्ड बाय द डिस्क क्लच इज। ये थोड़ा सा एमसीक्यू है, वो डिजाइन पार्ट में चला जाता है, तो आप घबराए मत, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी ये एक वीडियो लेक्चर है। वो क्लच का जो डिज़ाइन कैसे होता है उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो लेक्चर जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्दी आएगा। फिर से हम वापस आते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 21 के पास। टॉर्क इज डेवलप्ड बाय द डिस्क क्लच इज। यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो यहाँ पर म्यू है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डब्ल्यू जो है वो क्लैंपिंग लोड है, और आर जो है वो रेडियल है, यानी कि रेडियस है क्लच प्लेट की। तो कितना टॉर्क जो डेवलप होता है जब आप सभी भी पैरामीटर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने कहा था, अगर आपने डिज़ाइन मशीन डिज़ाइन में क्लच की डिज़ाइन पढ़ी है तो यहाँ पर हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। उसका राइट आंसर आएगा म्यू डब्ल्यू आर, यानी कि म्यू डब्ल्यू आर इज द राइट आंसर फॉर दिस। उसके बाद में एमसीक्यू नंबर 22 की ओर, उसके बाद में एमसीक्यू नंबर 22, ये जो है वो हमारा आज का लास्ट आज के एमसीक्यू टेस्ट का। तो उसमें हम देखेंगे इन द केस ऑफ मल्टीप्लेट क्लच, if n is the number of disc on the flywheel and m is the number of clutch plates, then number of mating surfaces are। यहाँ पर ये ऑप्शन को और ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मल्टीप्लेट क्लच में हमने बात की थी कि जो इनर डिस्क होती है वो क्लच प्लेट के नाम से भी उसे जाना जाता है, और फ्लाईव्हील के साथ जुड़ी हुई प्लेट्स होती है उसे आउटर डिस्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आउटर डिस्क की जो संख्या है वो आपको n नंबर दी गई है, और इनर डिस्क की जो संख्या है वो आपको m नंबर में दी गई है। तो आपको यह डिसाइड करना है कि जब भी वो कांटेक्ट में आएंगी तो कितनी हमें सरफेस जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में दिखाई देगी। तो ये भी जो है वो थोड़ा सा मशीन डिज़ाइन का क्वेश्चन है, तो उसमें भी आपको याद रखना होगा कि अगर n नंबर इज द डिस्क ऑन द फ्लाईव्हील एंड m नंबर इज द क्लच प्लेट, देन नंबर ऑफ मेटिंग सरफेसेस विल बी n प्लस m माइनस 1, यानी कि जितनी आपके पास क्लच प्लेट की संख्या है प्लस जितनी आपके पास फ्लाईव्हील की प्लेट जो है उसकी संख्या है, उसमें से आपको एक जो है वो सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी मेटिंग सरफेसेस आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, n प्लस m माइनस 1 इज दी राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात की थी कि आप एक नोटबुक और पेन उस अपने साथ रख के जो है वो क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं और उसका आंसर जो अपने साथ लिख सकते हैं। तो अभी आप क्या कीजिएगा कि अभी जो है वो आंसर आपने सब कुछ देख लिया है, तो आप जो आंसर है वो अपने आंसर्स के साथ मैच करके आपका सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।